आज की वीडियो इंटर पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी और यूज़फुल है क्योंकि हम इसमें 2023 के मैथमेटिक्स के गुजरांवाला बोर्ड के सेकेंड टाइम के पास्ट पेपर को बहुत डिटेल में सॉल्व करेंगे। वो तमाम एक्सरसाइजेज और वो तमाम क्वेश्चंस जो इस पेपर में आए थे उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी एक्सरसाइजेस और कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ताकि आप इस शॉर्ट टाइम में भी मैथमेटिक्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एफएससी पार्ट 1 और एफएससी पार्ट 2 के 2023 के गुजरांवाला बोर्ड के पास पेपर के बारे में। बेसिकली हम सेकेंड टाइम के पास पेपर को बहुत डिटेल में सॉल्व करेंगे। इसमें आपको हेल्प ये मिलेगी कि जो एक्सरसाइजेज और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपको उनका आइडिया हो जाएगा। बेहतर तैयारी के लिए 2024 के एग्ज़ाम की ज़रूर देखिए फुल वीडियो। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ, जिसमें बेसिकली 3 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। ठीक हो गया। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बेसिकली आपने जी 8 क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर्स देना होते हैं। इसका मतलब है कि आप टोटल 16 मार्क्स इस सेक्शन से गेन कर सकते हैं। एक सवाल हल करेंगे 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जी हमने डी मॉर्विस थ्योरम की डेफिनेशन देना है। सिंपली लिख देंगे डी मॉर्विस थ्योरम की डेफिनेशन, दैट इज़ एट द पेज नंबर 25। अगर n कोई इंटीजर हो तो जब इस तरह से लिखा जाए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n, तो हम सिंपली n को थीटा से पहले लिख देते हैं एंड दिस इज़ द थ्योरम। ठीक है, ये हमारे पास सिंपलेस्ट डेफिनेशन थी। इसके बाद क्वेश्चन 2 पार्ट 2 है हमारे पास, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन करना है। बेसिकली इस एक्सप्रेशन की सोल्यूशन लिख लें, एक्सप्रेशन लिख लें, इक्वल का निशान लगा लें और ये इक्वल के निशान अब आपने लगाना नहीं भूलने हैं और कोशिश करें कि ये बिल्कुल एक ही लाइन में सीधे हों। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके लिए यहाँ पर इनके सेंटर में माइनस होना ज़रूरी है यहाँ पर। यहाँ पे माइनस करने के लिए सिंपली हमें पता है कि माइनस माइनस हो तो ये होता है हमारे पास प्लस। 2 माइनस आ जाएंगे यहाँ पे इस प्लस की जगह पे। ठीक है, 2 माइनस आ गए। एक माइनस हम यहाँ पे रख लेंगे फॉर्मूला के लिए, दूसरा माइनस हम इस टर्म को दे देंगे। अब -1 हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये हमारे पास ये जो टर्म आ रही है ये है जी 4b आयोटा का होल स्क्वायर लिख लेंगे सिंपली, और ये 3a का स्क्वायर हो गया। अब ये हमारे पास a है ये टर्म, और ये टर्म हमारे पास b है, ये पूरी की पूरी टर्म आपने लेनी है। ठीक है, a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है इस फैक्टराइजेशन का। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 है, इसमें हमने प्रॉपर सबसेट्स लिखना है इस सेट 0 1 के। सबसे पहले तो आप सबसेट लिख लेंगे। सबसेट लिखते हैं सबसे पहले एम्पटी सेट, फिर फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और फिर दोनों के कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हमारे पास सबसेट्स हो गए। अब हमने ऐसे सबसेट्स चूज करने हैं जिसमें कम से कम एक एलिमेंट इस सेट का एब्सेंट हो। ठीक है, देखिए ये हमारे पास है, इसमें से एक एलिमेंट इस सेट का एब्सेंट है, 1 एब्सेंट है। इसके अलावा ये सेट रहा, इसमें से 0 एब्सेंट है जो कि इसका पार्ट है। ऐसे सेट्स को हम प्रॉपर सबसेट्स कहते हैं। ये हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया। क्वेश्चन 2 पार्ट 4 है, कंस्ट्रक्ट करना है ट्रूथ टेबल इस स्टेटमेंट का। सोल्यूशन लिख लें, स्टेटमेंट लिख लें, पी और क्यू लिख लें, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। निगेशन पी कैलकुलेट करना है। निगेशन में सिंपली हम रिजल्ट्स को चेंज कर देते हैं टोटली, ट्रू को फॉल्स में, ठीक है, और फॉल्स को ट्रू में चेंज करना है। इसके बाद बारी आती है इस कंडीशनल की, इफ़ पी नॉट देन पी। ये फॉल्स सिर्फ एक ही सूरत में होगा जब एंटीसीडेंट हमारे पास ट्रू हो। ठीक है, एंटीसीडेंट ये पहले वाला, और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो। ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू ही रहेगा। ठीक है, हमारे पास ये कॉलम और ये कॉलम है अंडर ऑब्जर्वेशन। जब हमारे पास ये ट्रू हो फॉल्स हो तो फॉल्स हो गया। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स फॉल्स, अदरवाइज दिस विल ऑलवेज बी ट्रू। ठीक हो गया। इसके बाद हम लिख लेंगे जी इफ़ पी देन क्यू। इसके लिए भी वही कंडीशन है कि अगर जो हमारे पास कॉन्सिक्वेंट है ये फॉल्स होगा, एंटीसीडेंट हमारे पास ट्रू होगा तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। जैसे देखें हमारे पास है इफ़ पी देन क्यू, ये देखें ये ट्रू है,
फॉल्स ट्रू, ठीक है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। देखिए ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए था, यहाँ पे ट्रू फॉल्स और ट्रू होना चाहिए था। इसका मतलब है कि यहाँ पे आंसर्स ट्रू आने वाले हैं। सो इसके लिए आपने सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि अगर एंटीसीडेंट आपके पास ट्रू हो, कॉन्सीक्वेंट आपके पास फॉल्स हो, तो ही आंसर आपका फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। अब फाइनली हम लिखेंगे इस स्टेटमेंट का आंसर। सिंबल हमारे पास डिसजंक्शन का सिंबल है, जिसका आंसर सिर्फ एक ही सूरत में फॉल्स आता है, जब एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों फॉल्स होते हैं तो आंसर हमारा फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू आता है। ठीक है, ये देखिए ये दोनों फॉल्स थे तो आंसर फॉल्स आया। सो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रुथ टेबल था, जिसको हमने कितनी डिटेल में डिस्कस किया है। अब इसकी हेल्प से आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए ट्रुथ टेबल का तो आप उसको इजीली हल कर सकेंगे। क्वेश्चन 2 पार्ट 5 है, जिसमें हमने डेफिनेशन देना है यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेशंस की। बहुत आसान डेफिनेशंस हैं। यूनरी मींस 1 एंड बाइनरी मींस 2। बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं आपको इनके मीनिंग्स बता रही हूँ। ठीक है, सो यूनरी ऑपरेशन सिंपली ऐसे ऑपरेशन हैं जो सिंगल नंबर पे अप्लाई किए जाते हैं जब तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाता है उसी की तरह का, या फिर किसी और सिस्टम का एक और नंबर आ जाता है। ठीक हो गया। सो इस तरह के ऑपरेशन को हम कहते हैं यूनरी ऑपरेशन। मतलब एक सिंगल नंबर ले लें, उसका स्क्वायर ले लें तो हमारे पास एक और नंबर आ गया। ठीक है, सो उसी की तरह का है, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे हम ले लें इमेजिनरी नंबर आयोटा का स्क्वायर ले लें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है -1 के इक्वल। तो ये तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी फील्ड में से है, और ये देखिए ये हमारे पास रियल नंबर है। सो ये डेफिनेशन का ये मतलब था। इसी तरह से नेगेशन ऑफ अ नंबर, ठीक है, ये भी यूनिटी ऑपरेटर है। सिंपली अगर हमारे पास p हो ट्रू तो हमने इसके नेगेशन फाइंड करना हो, नेगेशन p, तो वो हमारे पास फॉल्स आ जाती है। इसी तरह से बाइनरी ऑपरेशन, ये बेसिकली टू एलिमेंट्स के दरमियान जो है ये अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जैसे दो नंबर ले लें a और b, उन्हें मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें, ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो इस तरह के ऑपरेशंस हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। तो अगर हम एक सेट जी के दो एलिमेंट्स ले लें, ठीक है, सो जनरली इसकी नोटेशन ये होती है। सो दो एलिमेंट्स ले लें, सो उनके दरमियान हम एक ऑपरेशन अप्लाई कर दें तो हमारे पास एक और एलिमेंट आ जाए, ये एलिमेंट भी इसी में से बिलोंग कर रहा होगा, जी में से। ठीक है, ये यूनिक होगा, डिफरेंट होगा ए और बी से। ठीक हो गया, क्योंकि जो सेट में एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे यूनिक होते हैं। अब ये जो स्टेरिक ये जनरल है, इट मीन्स दैट हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली जी बाइनरी ऑपरेशन है। So these were the simplest and easiest definitions of the unary and binary operations. Question 2 पार्ट 6 है, जिसमें हमने मैट्रिक्स x फाइंड करना है। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। ठीक हो गया, हमने इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स x के लिए। सो सोल्यूशन लिख लें, इक्वेशन लिख लें, x चाहिए, x इसी तरफ रहेगा, ये मैट्रिक्स x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आएगा, इस तरह से बन गया। अगर हम 1/a लिखें, कोई भी पावर नहीं तो 1 है, सो ये न्यूमरेटर में जाएगा, a की पावर में -1 हो जाएगा। इसी तरह से ये मैट्रिक्स भी -1 की पावर में आ जाएगा। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, इसका नाम a रख लेंगे। तो मतलब a का इन्वर्स फाइंड करना हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। ठीक है, सो हम बिल्कुल यही फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। डिटर्मिनेंट के लिए सिंपली हमने क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कर लेंगे इनका आंसर, हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। और जॉइंट, इनकी जगह चेंज कर दें, ठीक है, और इनके साइंस चेंज कर दें, एडजॉइंट आ गया। इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लें, इसको 2 नाम दे लें, ठीक है, और x वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। ठीक हो गया। सो 2 में हम वैल्यूज़ इस्तेमाल कर लेंगे, ए इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ इस्तेमाल करेंगे, x इसी तरफ था, ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी जो ये वाला मैट्रिक्स था, और a इन्वर्स की जगह पे हम ये आंसर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक मैट्रिक्स आ जाएगा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे x है। सो इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड मैट्रिक्स x हमारे पास इक्वल है 1 3 2 -1 के इक्वल। क्वेश्चन 2 पार्ट 7 ये भी बिल्कुल सेम है क्वेश्चन 2 पार्ट 6 की तरह से। ठीक है, कैलकुलेशंस बिल्कुल सेम होने वाली हैं। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है। लीनियर का मतलब है कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनकी पावर्स 1 है। ठीक है, देखिए सबकी पावर्स 1 है। सो दीज आर दी लीनियर इक्वेशंस। सोल्यूशन लिख लेंगे, गिवन इक्वेशंस लिख लेंगे। अब हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। एक हम मैट्रिक्स बनाते हैं कोफिशिएंट्स का। कोफिशिएंट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी वेरिएबल के अलावा
टर्म होती है वो हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं, और कोफिशिएंट्स में हम साइंस भी लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ वो भी लेंगे, और ऐसे, ठीक हो गया। जिनका कोई साइन नहीं होता ऑब्वियसली उनका प्लस साइन होता है, और प्लस हम नहीं भी लिखते होते। अच्छा, इस कॉलम में हम लिखेंगे x1 के कोफिशिएंट्स, और यहाँ पे हम x2 के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। x1 के कोफिशिएंट्स है हमारे पास 3, और जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे होता है 1, सही है। सो 3 1 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो माइनस तो हमने लेना है, तो -1 और 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गया, इसे हम ए का नाम दे लेंगे। अब उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स आता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या फिर ये जो हमारे वेरिएबल जिसमें इन्वॉल्व होते हैं ना, सॉरी, वो होंगे, ठीक है। सो x1 एंड x2 आ गए, सही हो गया। इसके बाद राइट हैंड साइड की बारी आ जाती है 1 एंड 3, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। हमें बेसिकली चाहिए इसका आंसर, मैट्रिक्स x चाहिए, वही बात x इस तरफ रहेगा, ए इनवर्स इस तरफ आ जाएगा। जब ए इस तरफ आएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा। 1 एंड 2 का नाम दे लेंगे, ए इनवर्स फाइंड करें, सब्स्टिट्यूट करें, कैलकुलेट करें। तो इस तरफ x पिछली बार लिखा हुआ था कैपिटल X, इस बार ये लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो x1 1 के इक्वल, x2 2 के इक्वल है, और ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। क्वेश्चन 2 पार्ट ए है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें मैट्रिक्स गिवन है और वेरिफिकेशन करना है कि अगर हम ए का पहले इन्वर्स ले लें फिर ट्रांसपोज लें, या फिर ए का ट्रांसपोज ले के उसका इन्वर्स लें, दोनों इक्वल आते हैं। सोल्यूशन लिख लेंगे। सबसे पहले हम इस साइड के लिए कैलकुलेशंस करेंगे, मतलब पहले ए इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वही सिंपल फॉर्मूला जॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसके बाद हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में हम सिंपली रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं। ये हमारे पास रो है, रेड रो, ठीक है। इसको ये देखें कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, ये भी रो है, इसको कॉलम के फॉर्म में लिख दिया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड पे हमने पहले ए का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में अगेन वही 2 - 1 2 - 1 3 1 3 1 ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, फिर उसका इन्वर्स, और ये आ गया जी उसका आंसर। अब इनको कंपेयर कर लें, ये हमारे पास बेसिकली राइट हैंड साइड का आंसर है। सो कंपेयर करें अगर तो दोनों बिल्कुल सेम हैं, सो आप सिंपली लिख देंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। सो ये सिंपल रिक्वायर्ड आंसर है, बहुत सिंपल सी और बेसिक इसमें कैलकुलेशंस थी। क्वेश्चन 2 पार्ट 9 है जिसमें हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके लिए बेसिकली हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। द फर्स्ट वन इज़ हमने इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म कैलकुलेट करना है, विच इज़ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जब हम इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म कैलकुलेट करेंगे तो हमें सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑब्वियसली वेरिएबल डिफरेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जी y आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा उसमें हमने रूट्स फाइंड करना है, मतलब हमने y की वैल्यूज़ फाइंड करना है। y² है तो इसका मतलब है कि 2 वैल्यूज़ आएंगी। इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि y की 2 पावर्स आएंगी। थर्ड स्टेप में हमने सिंपली x की वैल्यूज़ कैलकुलेट करना है, जो भी y की यहाँ पे पावर आई होगी जिसके इक्वल हमने लेट किया होगा, जैसे कि यहाँ पे इसमें हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन के लिए जो है x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले इक्वेशन लिख लें, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं x की पावर में 2/5 को ऐसे सिंपली, एक अंदर हम रख लेते हैं 1/5 और बाहर 2 इक्वल्स टू, देखें ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोबारा से 2/5 आ जाएगा। राइट हैंड साइड से हम यहाँ पे लेफ्ट पे ले आएंगे, प्लस माइनस में चला जाएगा। अब जो सेम टर्म है x की पावर में उसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। सो x की पावर 1/5 इक्वल्स टू y आ जाएगा। यहाँ पे भी y सब्स्टिट्यूट करेंगे, y² 6y प्लस 8 हो जाएगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद सिंपली फैक्टराइजेशन करेंगे और रूट्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो रूट्स फाइंड किए मतलब y इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 2 आगे। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, इसमें एक बार हम यहाँ पे 4 रखेंगे और x के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार 2 रखेंगे और x के लिए सॉल्व करेंगे। सिंपली यहाँ पे हम पावर 5 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5, तो ये 5 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 1/5 5 से मल्टीप्लाई होगा, सो 5/5 इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे हमारे पास ये सिंपली x बच जाएगा, 4 की पावर 5 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी इस तरफ भी। दोबारा से जब हम y इक्वल्स टू 2 के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो x आ जाएगा। सोल्यूशन सेट लिखेंगे, दोनों वैल्यूज़ ऑफ x लिख देंगे क्योंकि हमारी इक्वेशन x की फॉर्म में थी। तो ये हमारे पास इंतहाई आसान सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन 2 पार्ट 10 है हमारे पास, जिसमें हमने 4 4th रूट्स ऑफ 16 फाइंड करना है, मतलब हमने
इस तरह का स्क्वायर रूट एवेलुएट करना है, जिसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4। हमने इसका आंसर फाइंड करना है और इसके 4 रूट्स हमने बेसिकली फाइंड करना है। ठीक हो गया। इसको हम सबसे पहले लेट कर लेंगे x के इक्वल, फिर दोनों साइड्स पे हम पावर ले लेंगे 4 ताकि सिंप्लीफिकेशन की जा सके। ये 4 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्टीमेटली 16 बच जाएगा। 16 को राइट हैंड साइड पे ले आएंगे। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है एंड दिस इज़ 4 स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक हो गया। ये हमारे पास ए है, दिस इज़ बी। यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, या तो ये वाली ब्रैकेट ज़ीरो के इक्वल है या फिर ये वाली, दोनों को हम लिख लेंगे। -4। अब हम -4 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाइक -4 इक्वल्स टू -1.4। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट दोनों तरफ इस तरह से आएगा, ऐसे करके। ठीक है, तो मतलब हम इसको यूँ लिख सकते हैं 4, और ये हमारे पास इक्वल होता है आयोटा के, और दिस इक्वल्स टू 2 और प्लस माइनस आ जाएगा साथ हमारे पास। इसी तरह से इस तरफ भी हम एवेलुएट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है तो आयोटा भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई एक्स की, यहाँ पे भी दो वैल्यूज़ आ गई, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 16 है। क्वेश्चन 2 पार्ट 11 है, जिसमें नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बताना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सॉल्यूशन है, गिवन इक्वेशन लिख लें, नाम दे लें। इक्वेशन नंबर 1 को हम स्टैंडर्ड जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके साथ कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, सो कंपेयर करने से देखें सिंपली ये मुराद है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और जो हमारे पास स्टैंडर्ड है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से a आ जाएगा इस तरह से, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 के इक्वल, b 2 के इक्वल और c 3 के इक्वल आ जाएगा। सो कंपैरिजन के दौरान आपने ये साइंस भी साथ रखना होते हैं बेसिकली। सो कंपैरिजन से ये वैल्यूज़ आ गई, डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल, वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, सॉल्व करें। -8 हमें पता है -8 लेस देन 0 है, और जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब इमेजिनरी होते हैं, और डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं। तो ये सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 पार्ट 12 है, जिसमें वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। पोलिनोमियल गिवन है, डिवाइजर भी गिवन है, रिमाइंडर भी गिवन है। अब बेसिकली हमने रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करना है, जो कि हमें बताता है कि जब हम इस डिवाइजर से x की वैल्यू फाइंड कर लें और इसको हम पोलिनोमियल में इस्तेमाल करें तो वो रिमाइंडर के इक्वल होता है। इस x को पोलिनोमियल में इस्तेमाल करेंगे, जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर के इक्वल होता है। एक रिमाइंडर हमें गिवन है, दूसरा हम फाइंड कर लेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, के की वैल्यू आ जाएगी। गिवन पोलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स का नाम दे लें, इस 2 को इसमें सब्सटीट्यूट करें, ये रिमाइंडर एक आ गया। ठीक है, बाय द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इसके बाद एक ये रिमाइंडर है, एक गिवन है, दोनों को इक्वल रखें। ऑब्वियसली रिमाइंडर अगर एक पॉलिनोमियल का है तो वो सेम ही होगा ना, तो दोनों को इक्वल रखें, सॉल्व करें, के की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 3 है, जिसमें शॉर्ट आंसर्स देना है 8 क्वेश्चंस के, और 16 मार्क्स आपको इस सेक्शन से मिल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें रैशनल फ्रैक्शन को डिफाइन करना है। आंसर लिख लेंगे, रैशनल फ्रैक्शन क्वोशंट मतलब इस तरह से डिवीजन, द क्वोशंट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, इस तरह से जब उनको लिख लें, पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स, जिसमें ये डिनोमिनेटर वाला 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है 1/0 अनडिफाइंड होता है। तो जब इस तरह का क्वोशंट आ जाएगा तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा, तो उसकी डेफिनेशन हम नहीं दे पाएंगे। सो रैशनल फ्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि जब हमारे पास इस तरह से क्वोशंट हो और उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, मतलब पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, जब इस तरह से क्वोशंट आ जाएगा तो उसे हम कहते हैं रैशनल फ्रैक्शन। क्वेश्चन 3 पार्ट 2 है, जिसमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है सीक्वेंस की। जनरल टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट 4 से मुराद है A1 A2 A3 A4। ठीक है, ये 4 लिखनी है। A1 गिवन है, जनरल टर्म गिवन है। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड टर्म फाइंड करना है, मतलब n की जगह पे 2 पुट करना है, सिंपली इसमें n की जगह पे 2 पुट करें। A1 की ज़रूरत पड़ गई है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, इसी तरह से सारी बाकी टर्म्स भी कैलकुलेट कर लें, रिक्वायर्ड आंसर्स आ जाएंगे 2 6 एंड 24। क्वेश्चन 3 पार्ट 3 है, जिसमें हमारे पास प्रोग्रेशन गिवन है, सीक्वेंस गिवन है, सो हमने इसकी 13th टर्म फाइंड करना है।
पहली 4 टर्म्स हमें गिवन है बेसिकली। सो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक है, हार्मोनिक है, ज्योमेट्रिक है, कौन सी है। सो अभी चूंकि ये क्वेश्चन 3 का स्टार्ट ही है तो ऑब्वियसली ज़्यादा चांसेस हैं कि ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने वाली है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि कॉमन डिफरेंसेस कैलकुलेट करके सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लें तो हमारे पास आ रहा है जी 1 माइनस एक्स डी आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड थर्ड में से सॉरी फर्स्ट टर्म माइनस कर लें तो ये हमारे पास आ रहा है अगेन माइनस एक्स और प्लस वन, अल्टीमेटली दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। देखिए हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। अगर आप मज़ीद चेक करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। जब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा होता है तो ये जी हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी nth टर्म जनरल टर्म इस तरह से गिवन होती है। सिंपली इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। a1 हमें गिवन है ऑलरेडी एज दिस इज़ x, ठीक है। d हमारे पास आ गया है 1 माइनस एक्स, n की जगह पे 13 पुट करें, n माइनस 1 12 आ जाता है। d की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सिंप्लीफिकेशन करें, 13 टर्म आ जाएगी। क्वेश्चन 3 पार्ट 4 है जिसमें हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो इसका मतलब है कि ये पढ़ते ही वर्ड आपके जहन में इस टर्म का आ जाना लाजिम है, ठीक है। ये एक आपने याद रखना है बात इस बारे में। दूसरी आपने ये रखना है कि इनकी रेशोज सेम होती हैं। अच्छा, सबसे पहले गिवन डाटा लिख लें जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन हैं। अब a5 हम लिखें तो उसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, देखें a5 a1 5 minus 1 which is equals to 4, so a1 r to the power 4। a5 की जगह पे भी लिख लिया, a3 की जगह पे भी हमने लिख लिया 4/9। ये कैंसिल आउट हो गए, आर स्क्वायर बच गया, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आर की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगे। इसको हमने इस्तेमाल करके आर फाइंड कर लिया है। अब हमने इस सेकंड टर्म को इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, ठीक है। ये हमने ढूंढ लिया है, ये ढूंढने की ज़रूरत है। अगेन a2 हम लिख सकते हैं a1 r के तौर पर। आर हमारे पास गिवन है, आर यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, a1 ये रहा, आर की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। लेकिन अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले हमें थोड़ा सा इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे आर की दो वैल्यूज़ हैं। सो हम बारी बारी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक हो गया। सो जब आर हमारे पास हो 2/3, ठीक है, तो a1 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, 2/3 इस तरह से। सिंपली हमने उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है इस इक्वेशन में। फिर इसी इक्वेशन में आर हम एक बार सब्स्टिट्यूट कर लेंगे -2/3, तो फिर a1 भी डिफरेंट आ जाएगा। सो मतलब दो रेशोज़ हैं, दो एज हैं, दो हमारे पास सीक्वेंसेस बनने वाले हैं। सो हम बारी बारी ले लेंगे। जब a1 हमारे पास 2/3 हो और रेशो हमारे पास 2/3 हो तो फिर nth टर्म इस तरह से लिखी जाएगी। सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सिंप्लीफाई कर लें। और जब हमारे पास आर और a1 इस तरह से हो तो एक और हमारे पास nth टर्म आ जाएगी। मतलब इस केस में हमारे पास दो तरह की nth टर्म आने वाली हैं क्योंकि हमारे पास दो ही रेशोज़ और दो ही a1s थे। क्वेश्चन 3 पार्ट 5 है जिसमें इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम फाइंड करना है। सो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लें, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ लिख लें, सम लेट कर लें आप इन सब के सम के इक्वल, ठीक है। 3 कॉमन ले लें, फिर 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 के साथ डिवाइड कर लें राइट हैंड साइड को क्योंकि ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाता है ना। तो यहाँ पे जब कुछ भी नहीं तो 1 है तो 1 की जगह पे सिंपली 9/9 लिखेंगे। जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वो अंदर वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। और जो जो डिवीजन वाला है वो इसके डिनोमिनेटर में आएगा। सो अल्टीमेटली हमारे पास 1/3 बच जाएगा। सो यही यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हुई है। 9 इक्वल होता है 10-1 के, 99 100-1 एंड सो ऑन एंड टर्म्स तक ऐसा ही जाएगा। फिर 10 100 एंड 1000 प्लस के साइन के साथ एक ब्रैकेट में लिख लेंगे -1 ये भी n टाइम्स है, ठीक है। सो n टाइम्स के लिए सिंपली हम इसको एक अलहदा ब्रैकेट में लिख लेंगे। -1 हम कॉमन ले लेंगे इन सारे वंस का। ये हमारे पास सिंपली इक्वल हो जाएगा n के इक्वल, ये माइनस ये रहा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म a1 है 10 के इक्वल। रेशो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो होगी 100/10 विच इज़ इक्वल्स टू 10, ठीक है। अगेन इसी तरह से 1000/100 करेंगे तो वो भी इक्वल आएगा 10 का। रेशो हमारे पास ग्रेटर देन 1 है। सो इसके लिए हम पेज नंबर 210 पे मौजूद सेकंड फार्मूला ऑफ द सम इस्तेमाल करेंगे जो कि इक्वल होता है a1 r n-1/10
r-1। सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सिंप्लीफिकेशन कर लें, रिक्वायर्ड सम आ जाएगा। क्वेश्चन 3 पार्ट 6 है जिसमें 9th टर्म फाइंड करना है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन गिवन है, सॉल्यूशन लिख लेंगे। अगर ये जो हमारे पास प्रोग्रेशन गिवन है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो इसका मतलब है कि इसकी सारी टर्म्स के रेसिप्रोकल्स वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्मुलेट करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमें चाहिए होती है डी विच इज़ द कॉमन डिफरेंस, इसके अलावा a1 विच इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। उसकी हेल्प से हम इस जनरल फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम बेसिकली यही करेंगे कि इस प्रोग्रेशन की पहले हम 9th टर्म कैलकुलेट करेंगे, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 9th टर्म होगी। डी कैलकुलेट कर लेंगे, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है 5-3 7-5, इस तरह से करके आपके पास ये डी आ जाता है, सेम होता है सारी टर्म्स का। सो कोई सी भी दो टर्म्स का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 आपने इस्तेमाल करना है इक्वल्स टू n बिकॉज 9th टर्म कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। a1 3 है, फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। सो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 9th टर्म आ गई है। इसका रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब इसको 1/, की फॉर्म में ले आएंगे तो 9th टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाएगी विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 3 पार्ट 7 है जिसमें हमने प्रूफ करना है कि NCR इक्वल होता है NCR n-1। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर लेंगे। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आंसर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि जो प्रूफ हम करना चाह रहे थे वो प्रूफ हो गया है। प्रूफ लिखा हुआ है तो आपने हमेशा यहाँ पे प्रूफ लिखना है, सोल्यूशन या फिर आंसर नहीं लिखना है। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कॉम्बिनेशन के इस फॉर्मूला को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, n फैक्टोरियल, सो n फैक्टोरियल, इसके बाद r फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है हमने इसका फैक्टोरियल लिखना है n माइनस आर का फैक्टोरियल। फिर आता है n माइनस आर, n माइनस दिस टर्म, n माइनस दिस टर्म, सो लिख लिया। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, n माइनस n और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, r फैक्टोरियल बच जाएगा, इसको सिंपली यहाँ पे लिख देंगे और ये हमारे पास NCR का फॉर्मूला बन जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। आप सिंपली नीचे लिख दें हैंस प्रूव्ड बिकॉज राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन 3 पार्ट 8 है। इसकी स्टेटमेंट का आइडिया आप कुछ इस तरह से लगा सकते हैं कि एक बॉक्स है, उसमें जो है 10 चिट्स हैं जिनके ऊपर 10 नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, वो फोल्डेड हैं, उनके नंबर्स नज़र नहीं आ रहे हैं। सो आप उनमें से ऐसा नंबर पिक करना चाह रहे हैं जो कि 4 से डिविजिबल है, लाइक 4 and 8। ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं क्योंकि जब हम इनको 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, ये हमारे पास कम्प्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर नहीं आ रहा है, मतलब पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा है। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो फेवरेबल आउटकम है हमें ऑब्टेन हो, इन नंबर्स वाली स्लिप्स हमारे हाथ में आ जाए। सो इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन लिख लें, सबसे पहले सैम्पल स्पेस लिख लें। 1 से लेके 10 तक नंबर हैं, सारी के सारी पॉसिबल आउटकम्स। ये 10 आ सकती है ना हाथ में, इन 10 में से कोई सी भी आ सकती है। सो ये पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, इन्हें हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या आ गया, 10। हम फेवरेबल आउटकम को एक इवेंट का नाम दे लेते हैं जो कि ई है। तो फेवरेबल हमारी कौन सी आउटकम्स हैं, ऐसे नंबर जो कि 4 से डिविजिबल हो, 4 and 8 हो गए। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगी, 2। प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की क्या होगी, इस इवेंट के अपेयर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस सिंपली। सो हम उनको डिवाइड कर लेंगे और ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन 3 पार्ट 9 है जिसमें सैम्पल स्पेस गिवन है, इवेंट ए गिवन है, इवेंट बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए यूनियन बी की। सबसे पहले हमने फार्मूला डिसाइड करना है क्योंकि हमारे पास दो फार्मूलाज होते हैं। अब देखिए ए और बी हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो ये प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एन ऑफ एस मतलब हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हैं इस सेट में, इसी तरह से एन ऑफ ए, इसी तरह से एन ऑफ बी हमने कैलकुलेट किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स और जितनी फेवरेबल आउटकम्स हैं इस इवेंट में। ठीक है, इसी तरह से बी के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। पार्ट 10 है हमारे पास जिसमें हमने मैथमेटिकल इंडक्शन को इस्तेमाल करते हुए
इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना है, मतलब इसको वेरीफाई करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। प्रूफ लिखेंगे, सबसे पहले इसको नेम दे लेंगे एस ऑफ एन। ऐसा सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बता सकें कि हम एन की जगह पे कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन की दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास कि ये जो हमारे पास प्रोपोजिशन है या फिर स्टेटमेंट है एन इक्वल्स टू वन के लिए ट्रू होगी। मतलब एन इक्वल्स टू वन हम इस तरफ सब्स्टिट्यूट करें, इस तरफ सब्स्टिट्यूट करें, दोनों इक्वल आएंगी, तो इसका मतलब है स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि अगर ये स्टेटमेंट n इक्वल्स टू के लिए ट्रू है तो ये फिर n इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू होगी। जब जब n इक्वल्स टू के लिए ट्रू है तो n इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू होगी कि इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले n इक्वल्स टू वन हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो s ऑफ वन आ जाएगा। अब n इक्वल्स टू वन का मतलब है कि ओनली वन टर्म विच इज़ r। राइट हैंड साइड में भी हम n की जगह पे वन पुट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करें तो r इक्वल्स टू r आ रहा है। इसका मतलब है कि ट्रू है ये स्टेटमेंट। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। पहले n की जगह पे k पुट करते हैं, s ऑफ k हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे r की पावर में k आ जाएगा, यहाँ भी k आ जाएगा। इसे इक्वेशन वन का नाम दे लेंगे। अब हम सेकंड इसकी तरफ बढ़ते हैं। जब हमने k प्लस वन पुट करना है n की जगह पे, r की पावर में k प्लस वन आ जाएगा, यहाँ पे भी k प्लस वन आ जाएगा। हमने बेसिकली करना ये है कि ये जो हमारे पास टर्म आई है इस टर्म को इस तरह का बनाना है ताकि हम बता सकें कि दोनों जो हैं एट ए टाइम सेटिस्फाई हो रहे हैं। सो सिंपली हम ये करेंगे कि दोनों साइड्स पे r टू द पावर k प्लस वन ऐड कर देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी ऐड किया और यहाँ पे भी, इस तरफ राइट हैंड साइड में भी। अब आर के और आर के प्लस वन, मतलब ये इससे बड़ी टर्म है, तो अगर ये लिखे ना लिखे कोई मसला नहीं है, तो ये इस तरह से आ जाएगी। लाइक यहाँ पे अगर हम के की जगह पे लिख लें 5 तो यहाँ पे 6 आने वाला है, तो ऑब्वियसली ये नहीं भी लिखेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे हम एलसीएम ले लेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सो एक आर हमने कॉमन ले लिया वन, और यहाँ से आर के प्लस वन बच जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी वन माइनस आर। अब देखिए ये बिल्कुल इसी तरह का हो गया है ना। सो इसका मतलब है कि एस ऑफ के प्लस वन ट्रू है अगर एस ऑफ के ट्रू है। सो कंडीशन टू भी सेटिस्फाई हो रही है। सो इसका मतलब है कि एस ऑफ एन ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन। सो मैथमेटिकल इंडक्शन को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 11 है जिसमें सिक्स्थ टर्म कैलकुलेट करना है इस एक्सपेंशन की। बनॉमियल एक्सपेंशन लिख लेंगे ताकि कंपैरिजन में आसानी हो। ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के इक्वल है, एक्स माइनस थ्री ओवर टू एक्स के इक्वल है, एन 10 के इक्वल है। आर कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे जो कि आर प्लस वन एच टर्म का फार्मूला होता है एक्सपेंशन में। ठीक है, सो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करनी है सिक्स टर्म T6। सो आर प्लस वन यहाँ पे 6 के इक्वल है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आर 5 के इक्वल आ जाएगा। फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफिकेशंस करेंगे तो रिक्वायर्ड टर्म आ जाएगी। क्वेश्चन 3 पार्ट 12 है जिसमें हमने क्यूब रूट ऑफ 30 को एवेलुएट करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेंगे। ऑब्वियसली दिस इज इक्वल्स टू 1/3। 30 इक्वल होता है हमारे पास 27 प्लस 3 के। 27 हमने कॉमन लेना है, इस टर्म में मौजूद नहीं है। 27 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कॉमन ले लें, इधर से 1 बच जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ पे चला जाएगा लेकिन डिवीजन वाला रहेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/9 के इक्वल। इस टर्म की भी पावर अलहदा से 1/3 और इस ब्रैकेट की भी 1/3 आ जाएगी। ये हमारे पास 3 क्यूब के इक्वल होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली 3 बच जाएगा। अब इसकी हमने एक्सपेंशन करना है 8.4। ठीक है, पेज हमारे पास है 274। इस पर फॉर्मूला गिवन है हमारे पास बनॉमियल थ्योरम का। जब इंडेक्स n हमारे पास, ठीक है, ये जो है या तो नेगेटिव इंटीजर होता है या फिर फ्रैक्शन होता है, तो ये फ्रैक्शन है हमारे पास। सो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपली 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल आर स्क्वायर एंड ऑल दैट। ठीक है, सो ये 1 हो गया, ये हमारे पास x है, ये n हो गया। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एंड एक्स का क्यूब। सिंप्लीफिकेशंस कर लें कैलकुलेटर से, सिंपल आसान से सिंप्लीफिकेशंस हैं।
पहली 3-4 टर्म्स का आंसर ही काफ़ी होता है, ज़्यादा का नाम भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद ही हमारे पास इस तरह से आंसर आ गया है। 3 डेसिमल प्लेसेस तक उन्होंने कहा है कि आपने आंसर करेक्ट लिखना है। तो 3 डेसिमल प्लेसेस मतलब डेसिमल के बाद 3 आपने डिजिट्स लिखना है। राउंड ऑफ करना पड़ेगा इसके लिए, तो 0 5 से छोटा है तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा 7 में। सो हमारा रिक्वायर्ड आंसर सिंपली इतना ही होगा। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को आंसर किया है। बहुत डिटेल में हमने सारे जो है मेथडोलॉजी को पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 और सेक्शन 2 जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उस पोर्शन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। सो लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जानने के लिए और मज़ीद जो है क्वेश्चन नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस को सीखने के लिए ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो।